हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मठ का स्वरूप। जैसे हठ योग में साधना के लिए अलग अलग आवश्यकताएं बतलाई गई हैं, तो उसमें एक आता है मठ। मठ का मतलब जहाँ साधना की जाती है, कुटी या कुटीर। सामान्य अवस्था में भी हम देखते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वह स्थान साफ हो, स्वच्छ हो और सुरक्षित हो और सुंदर हो, तो हम वहाँ अच्छे से रह सकते हैं। तो ऐसे ही साधना के लिए भी एक ऐसे स्थान की बात कही गई है जहाँ साधक का मन लगे, साधक अपनी साधना को अच्छी तरह से कर सके। तो वहाँ उस स्थान को मठ कहा गया है। मठ का मतलब कुटिया या कुटीर। हठ योग साधना में इसको बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि मठ कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वहाँ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर ये चीज़ सही होती है तो साधक अपनी साधना को अच्छी तरह से कर सकता है, अन्यथा उसकी साधना में विघ्न पड़ सकते हैं। तो इसलिए मठ को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे भी हम अपने घर को महत्व देते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही साधक के लिए भी जो मठ है वो अच्छा हो, सुरक्षित हो, सुंदर हो, मतलब साधना के अनुकूल हो। इस पर बात कही गई है। घिरण संहिता में कहा गया है कि मठ ऐसे सुंदर धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य पदार्थ सहजता से उपलब्ध हों और जहाँ किसी प्रकार का उपद्रव न हो और कुटी के चारों ओर चार दीवारी हो। तो इसका मतलब ये है कि सुंदर जगह पर हो, धार्मिक हो, मतलब क्लेश कलह जहाँ नहीं हो, धार्मिक स्थान हो और भोजन के लिए खाद्य पदार्थ सहजता से उपलब्ध हो, क्योंकि भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो अगर साधक को, साधना करने वाले को उचित समय पर अगर भोजन नहीं मिले, उचित भोजन नहीं मिले, तो साधना में बाधक पड़ सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि वहाँ जहाँ साधना के लिए स्थान हो वहाँ भोजन भी उपलब्ध हो, सहजता से उपलब्ध हो और किसी प्रकार का उपद्रव न हो और चारों तरफ चार दीवारी हो। चार दीवारी का मतलब यह है कि एक घेरे में होगा, एक कंपाउंड में होगा, तो उससे सुरक्षित रहेगा। मतलब जो वन्य जीव जंतु हैं उनसे उसको मतलब कोई भय नहीं होगा या उपद्रव पर आने की आशंका नहीं रहेगी। फिर वो कहते हैं कि दूर देश में, जंगल के बीच में, राजधानी में जहाँ लोगों का शोरगुल हो और ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करने से सिद्धि नहीं होती है। मतलब इसका विपरीत है कि दूर देश में जहाँ सभी चीज़ की साधक को कठिनाई आएगी, तो दूर देश में नहीं होना चाहिए, जंगल के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल के बीच में एकांत में भी साधक को कठिनाई हो सकती है। और राजधानी में जहाँ ज़्यादा शोरगुल होता है उस स्थान पर भी साधना नहीं होनी चाहिए और मतलब सुरक्षित हो और एकांत हो, लेकिन जो लोग हैं वो भी बहुत दूर नहीं हो, बहुत पास में नहीं हो, आसपास हो, जैसे साधक को परेशानी न हो। फिर कहा गया है कि परदेश में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, जंगल में असुरक्षा है, राजधानी में अत्यंत भीड़ एवं शोरगुल है। तो इसको सही तरह से उन्होंने और विस्तार से बताया है। अतः इन तीन स्थानों पर अभ्यास वर्जित है। योगाभ्यास में न अधिक भीड़ में, न दूसरे देश में या जंगल में योगाभ्यास नहीं हो सकता है। वास्तव में योगाभ्यास करने वाले साधक को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अभ्यास के लिए स्थान चुनना चाहिए और इसके लिए यदि कोई योग मठ सुलभ हो तो अति उत्तम है। तो दूर देश में, जंगल के बीच में नहीं होने का मतलब है कि जंगल के बीच में असुरक्षा है और लोगों के बीच में, राजधानी के बीच में ज़्यादा शोरगुल है, तो दोनों जगह साधना नहीं हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग साधक की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग मठ का स्थान निश्चित करना चाहिए।
फिर कहा गया कि कुएं एवं तालाब अथवा जलाशय वाले स्थान पर चारों ओर घिरा हुआ होना चाहिए। मतलब जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो जल के लिए कुआं या तालाब या जलाशय भी साथ में होना चाहिए। कुटी की भूमि न अधिक ऊंची हो और न अधिक नीची हो। गोबर से लिपी हुई, कीट आदि से रहित एवं एकांत स्थान में हो। मतलब जो कुटिया है वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए, समतल अवस्था में होनी चाहिए और गोबर से लिपी होनी चाहिए। प्राचीन समय में जो साधक होते थे वो जंगलों में एकांत स्थानों में करेंगे, तो उस समय जो व्यवस्था रही होगी उसके हिसाब से बताया कि गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए कुटिया, क्योंकि गोबर को शुद्ध माना गया है। इसलिए अगर गोबर से लिपी होगी तो वो उसमें कीट पतंग या और रोग को बढ़ने की या रोग आने की संभावना नहीं रहती है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि अच्छे राज्य में, धार्मिक तथा बिना उपद्रव वाले देश में एक छोटी कुटी बनाकर योगी को रहना चाहिए, जिसके चारों ओर 4 हाथ दूरी तक पत्थर, अग्नि तथा जल न हो। सुराज्य में होना चाहिए। सुराज्य का मतलब है कि वह स्थान जहाँ प्राकृतिक संपदा हो तथा वन्य संपदा पूर्ण स्थान हो। धार्मिक देश से तात्पर्य है जहाँ की जनता अच्छे मन वाली हो, सहज भाव वाली हो तथा धर्म का ज्ञान रखने वाली हो और अन्न, जल, फल, फूल आदि का अभाव न हो। मतलब सुराज्य हो, वहाँ का जो राजा है वो अच्छा हो, धार्मिक देश हो, वहाँ के लोग अच्छे हों और वहाँ सभी चीज़ की आवश्यकताओं की, जो सामान्य आवश्यकता उनकी पूर्ति हो सके। तो ऐसे स्थान पर कुटिया होनी चाहिए और उपद्रव, जहाँ कोई उपद्रव न हो, जहाँ समाज नियमों की तौहीन करने वाला नहीं हो, अर्थात नियमों को मानने वाला हो, वहाँ का नागरिक भी धार्मिक हो, तो वो साधक की साधना में सहायक हो सकता है। अन्यथा अगर कोई धार्मिक नहीं है, अधार्मिक प्रवृत्ति का है, हिंसक प्रवृत्ति का है, तो वह या तमोगुणी प्रवृत्ति का है, तो वह साधक के लिए बाधक बन सकता है। इसलिए लोग भी, जिनके आसपास साधक को रहना है, वो लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति की, अच्छी प्रवृत्ति के होने चाहिए। तो अच्छे राज्य में, धार्मिक तथा बिना उपद्रव वाले देश में एक छोटी कुटी बनाकर योगी को रहना चाहिए। तो अग्नि जल नहीं होना चाहिए आसपास, मतलब 4 हाथ की दूरी पर, मतलब उसके अग्नि और जल से थोड़ा दूर हो, ये कहा गया है। पास में नहीं हो, थोड़ा दूरी पर। और कुटी अथवा योग मठ का दरवाज़ा न अधिक छोटा हो न अधिक बड़ा हो, वहाँ छिद्र न हो, बिल या सुरंग न हो, कीड़े मकोड़ों से रहित हो और मठ के बाहर वेदी मंडपशाला हो और बगल में कुआं जिसमें स्वच्छ जल हो, जहाँ प्रकाश का आवागमन हो, वहाँ घेरा लगा हुआ। इस प्रकार अगर ऐसे युक्त लक्षणों से अगर साधक उस स्थान पर साधना करता है तो उसकी साधना में, मतलब उसकी साधना फलीभूत होने में ये स्थान सहायक बन सकता है। योगाभ्यास के लिए उचित समय कब होना चाहिए? योगाभ्यास के लिए उचित समय की बात कही गई है कि प्रारंभिक अभ्यासियों को विशेष रूप से काल निर्णय एवं ऋतु निर्णय के ही आधार पर योगाभ्यास करना चाहिए, नहीं तो उपद्रव या मतलब समस्या होने की संभावनाएं हो सकती है। बसंत और शरद ऋतु में अभ्यास करना चाहिए। घेरन संहिता में कहा गया कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु में अभ्यास करना चाहिए। इन ऋतुओं में अभ्यास प्रारंभ करने से सिद्धि मिलती है और रोगों से निवृत्ति होती है। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए, यह रोग प्रदायक है। मतलब ये भी कहा गया है कि किस ऋतु में साधना शुरू करनी चाहिए, किस ऋतु में नहीं करनी चाहिए। तो ऋतु के आधार पर भी साधना को के लिए समय निर्णित किया गया है। तो कहने का मतलब है कि एक सामान्य साधना होती है कि हम जैसे दिनचर्या में, रोज़ दिनचर्या में करते हैं, लेकिन एक कठिन साधना के लिए जब साधक आगे बढ़ता है
तो उसको ऋतु का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस ऋतु में उसके लिए सहायक है और कौन सी ऋतु उसके लिए बाधक है। तो ऋतु का, समय का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसमें मेन रूप से तो घट के स्वरूप और घट का स्थान, घट के बारे में क्या आवश्यकताएं हैं घट के लिए, और साधना जहाँ करे तो वहाँ साधक को क्या क्या आवश्यकताएं हाँ उनके अनुरूप साधना का स्थान हो, और योगाभ्यास के लिए उचित ऋतु हो और उचित समय हो। तो अगर ऐसा साधक ध्यान रखता है तो वह उसकी साधना उत्तरोत्तर आगे वृद्धि कर सकती है।